हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और आज हम जो है हॉस्टल वार्डन में पूछे गए मैथ्स के प्रश्न को हल करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा। चलिए दोस्तों, इन प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न दिया है आपका, इनमें से कौन सा कथन जो है आपका सत्य है, यानी कि कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन है, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। दूसरा ऑप्शन है, प्रत्येक समलम चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज होता है, यानी कि प्रत्येक समलम चतुर्भुज जो होता है वो एक समांतर चतुर्भुज होता है। तीसरा दिया है आपका, एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर हैं एक वर्ग होता है। और फोर्थ स्टेटमेंट है आपका, एक समलम के विकर्ण समान होते हैं। तो इनमें से कौन कौन सा जो होगा आपका सही होगा, आपको यहाँ पे बताना है। तो पहला स्टेटमेंट में कहा गया है कि एक आयत के विकर्ण है ना, आयत के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। आयत आप जानते होंगे, इस तरीके से आपका आयत होता है ना, आयत के जो विकर्ण है उसके डायगोनल एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यहाँ पे पूछा जा रहा है ना। तो इस तरीके से आपके हो गए, ये आयत एक दूसरे को क्या है, समद्विभाजित करते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आपका ट्रू हो जाएगा। दूसरा कहा गया है, प्रत्येक समलम चतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है। तो प्रत्येक समलम चतुर्भुज क्या होता है आपका, एक समांतर चतुर्भुज होता है ना। तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगा। तीसरा स्टेटमेंट दिया है आपका, एक चतुर्भुज जिसके चारों भुजाएं बराबर होती है एक वर्ग होता है ना। आप जानते होंगे कि एक चतुर्भुज या एक चतुर्भुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, इक्वल हो, यानी कि सभी भुजा क्या है, बराबर होती है, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ स्टेटमेंट, एक समलम के विकर्ण समान होते हैं। तो यहाँ पे आपका फोर्थ स्टेटमेंट में कहा गया है समलम के विकर्ण जो है समान होते हैं। तो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, है ना। यानी कि आपके यहाँ पर तीन स्टेटमेंट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पे करेक्ट होंगे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, किसी जार में है ना, किसी जार में लाल, सफ़ेद और नीले रैपर वाले ट्रॉफी रखे गए हैं ना, टॉफ़ी जो है रखे गए हैं यहाँ पे। लाल रैपर की संख्या सफ़ेद रैपर की संख्या की 4/5 यानी कि 4/5 है। और सफ़ेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या की 3/4 है। यदि कुल 470 रैपर हैं तो नीले रैपर की संख्या आपको यहाँ पे बतानी है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लाल, सफ़ेद और नीले रैपर वाले आपको टॉफ़ी आपको यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें लाल रैपर की संख्या सफ़ेद रैपर की संख्या की 4/5 है ना। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं, आपका यहाँ पे लाल हो गया है ना। हम लाल को यहाँ पर, लाल और आपका जो वाइट है ना, सफ़ेद वाले हैं, इसको हम सफ़ेद से दर्शा देते हैं। और ये कितने दिए गए हैं, जो लाल रैपर की संख्या है सफ़ेद रैपर की संख्या के 4/5 है। यानी कि आपका सफ़ेद रैपर कितने हैं आपके यहाँ पे 5 हो जाएंगे और लाल हो जाएंगे आपके यहाँ पे 4। इसी तरीके से आपका दूसरा स्टेटमेंट में कहा गया है, सफ़ेद रैपर की संख्या नीले रैपर की संख्या की 3/4 है ना। जो आपका सफ़ेद रैपर है और क्या है आपका नीला रैपर है ना, नीले रैपर की संख्या का 3/4 है। तो यहाँ पे नीला कितना हो जाएगा आपका 4, और जो आपका सफ़ेद है वो यहाँ पे 3 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से हमें रेशियो पता चल गया। अब इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इन तीनों की संख्या निकाल सकते हैं कि कितने कितने संख्या में थे, है ना। तो यहाँ पे हमें देख लेते हैं, यहाँ पे पहले रेशियो में आपका जो सफ़ेद है वो 5 है और दूसरे रेशियो में आपका दिया है सफ़ेद 3 है। तो इन दोनों को हम इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ से हम किससे मल्टीप्लाई करें, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे रेशियो को हम यहाँ से 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो यहाँ से हमारा लाल और क्या है सफ़ेद और आपके नीले, इन तीनों का रेशियो निकल के आ जाएगा। तो ये क्या होगा, 4×3 12 आपका नीला हो जाएगा, यहाँ पे सफ़ेद 15 और
नीला कितना हो जाएगा 20, है ना। इस तरीके से आपके यहाँ पे रेशियो जो है निकल के आ गए। अब हमें दिया है यदि कुल रैपर जो है 470 है ना, तो कुल रैपर निकाल लेते हैं, यहाँ से हम टोटल निकाल लेते हैं। तो टोटल क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, है ना, टोटल देख लेते हैं यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका टोटल, जोड़ दीजिए इसको, तो ये होगा क्या होगा टोटल, तो टोटल हो जाएगा आपका, ये हो गया 20 और 12, है ना, 20 और 12 कितना हो गया आपका कितना हो गया 32, और ये 15 आपका 47, है ना, ये 47 आपका यहाँ पे निकल के आ गया। तो ये 47 हो गया, तो यहाँ से हमें ये टोटल निकल के आ गया, है ना। और हमें टोटल रैपर कितने दिए गए हैं 470, तो टोटल की तुलना हम टोटल से कर देंगे। तो यहाँ पे आपका 470 बटे में आपके कितने निकल के आए 47, और हमको पूछा क्या जा रहा है नीले रैपर की संख्या। तो नीला रैपर हमारे पास कितना है 20 है, तो यहाँ पे हम 20 से इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 47 से एक बार में कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपका 200 जो होंगे वो क्या हो जाएंगे नीले रैपर की संख्या हो जाएंगे, है ना। तो 200 क्या होंगे आपके नीले रैपरों की संख्या जो है यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा। इसी तरीके से हमें अगर सफ़ेद रंग के पूछते तो हम क्या करते, 20 के जगह हम 15 से मल्टीप्लाई कर देते, तो 150 जो होते वो क्या क्या निकल के आ जाते सफ़ेद रैपर, और जो है आपके 12 से मल्टीप्लाई कर देते तो 120 जो है आपके लाल रैपर निकल के आ जाते। तो हमारा यहाँ पे पूछा गया है नीले रैपर की संख्या, तो नीले रैपर कितने हो जाएंगे वो आपके 200, है ना। आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नीले रैपर कितने हो जाएंगे 200 आपके करेक्ट होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे 5 लगातार संख्याओं का औसत 16 है ना। जो 5 लगातार संख्याएं हैं उसका औसत कितना है 16 है। इनमें से सबसे बड़ी संख्या होगी, सबसे बड़ी संख्या जो है आपको यहाँ पे बताना है कि कौन सी संख्या जो होगी आपकी सबसे बड़ी होगी। तो मान लेते हैं हमारी पहली संख्या x है, दूसरी संख्या x+1, तीसरी संख्या x+2, चौथी संख्या x+3, और पांचवी क्या हो जाएगी आपकी x+4, है ना। तो ये आपकी 5 संख्याएं हो गई, और इनका ये लगातार संख्या है ना, जिनका औसत क्या है आपको 16 दिया गया। तो इन सबको जोड़ करके हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो सबको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये आपका 5x प्लस इनको जोड़ देंगे तो कितना होगा 3, और ये हो जाएगा 6 और 4 10, है ना। तो 10 बटे में 5 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि औसत है, और इक्वल दिया आपको 16, है ना। इस तरीके से दिया गया है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये x+2 यानी कि 2 बराबर हो जाएगा आपका 16। तो x की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगा 16 - 2 बराबर कितना हो जाएगा ये आपका 14, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से आपकी निकल के आ गई 14, है ना। कितना निकल के आ गया 14 निकल के आ गया। और हमें क्या पूछा गया है सबसे बड़ी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या तो आपकी x+4 होगी, है ना। तो x+4 में आप 14 जोड़ देंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा x+14 में, अगर x+4 में, है ना, x+4 में अगर हम 14 जोड़ देंगे तो क्या होगा वो 18 हो जाएगा, है ना। 14 + 4 क्या होगा 18। तो यहाँ पे हमारा 18 क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कौन से ऑप्शन में दिया है चलिए देख लेते हैं। तो ये दिया है आपका ऑप्शन नंबर 3 में, ऑप्शन सी आपका 18 यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी पूछता तो वो 14, है ना। तो यहाँ पे सबसे छोटी संख्या क्या हो जाती है आपकी 14, और सबसे बड़ी संख्या 18। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया है आपका एक समकोण त्रिभुज के आधार एवं विकर्ण का अनुपात 4:5 दिया है ना। तो त्रिभुज का परिमाप 48 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। एक तरह से आपको एक समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल दिया है इस तरीके से, है ना। ये आपका हो गया समकोण त्रिभुज, जिसमें आपके आधार कितना है 4 में दिया है आपका बेस यहाँ पे, है ना, बेस दिया है आपका 4, और आपका डायगोनल कितना है 5 दिया गया है। तो यहाँ से उस त्रिभुज की परिमाप यानी कि जो पेरीमीटर है ना, परिमाप लिख लेते हैं यहाँ पे। परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है आपको 48 सेंटीमीटर में दिया है ना, यहाँ पे 48 सेंटीमीटर लिख लेते हैं यहाँ से 48 सेंटीमीटर।
और हमें पूछा जा रहा है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आपने पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा होगा समकोण त्रिभुज के लिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय तो वो कर्ण का वर्ग है ना, ये यहाँ पे आपका कर्ण का वर्ग हो जाएगा। ये कर्ण हाइपोटेनस है ना, ये आपका बेस और ये आपका परपेंडिकुलर। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग है ना, आपके परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यही फॉर्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो कर्ण क्या हो जाएगा आपका? 5 का वर्ग 25 इक्वल टू में आपका परपेंडिकुलर, हमको यहाँ पे लंब का स्क्वायर निकालना है। तो लंब क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर प्लस में आपके बेस का स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर क्या होगा? 16 हो जाएगा। तो अब हम इसको क्या कर लेते हैं, यहाँ से हम p की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये आपका p स्क्वायर हो गया और यहाँ से 25 में से हम 16 को घटा देंगे है ना। तो कितना निकल के आ जाएगा? ये आपका 9 निकल के आ जाएगा। तो p की वैल्यू आपकी आ गई 3 है ना। तो यहाँ पे आपके p की वैल्यू जो है यानी कि आपके लंब जो है वो कितना निकल के आ गया? यहाँ से लंब की वैल्यू यहाँ से 3 निकल के आ गई। अब हमें प्रश्न में दिया है कि इसका परिमाप जो है वो 48 सेंटीमीटर है। तो यहाँ से परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाए तो वह उसका परिमाप होता है, सभी भुजाओं का योग। तो इन सभी भुजाओं को जोड़ देंगे तो कितना होगा? 4 3 7 और 5 12 है ना। तो यहाँ पे सभी भुजाओं का योग क्या हो जाएगा? ये हो गया आपका 3x प्लस 4x प्लस आपका यहाँ पे 5x बराबर दिया है आपका 48 है ना, इस तरीके से दिया है। तो ये आपका 12x हो गया और ये हो गया आपके 48 के बराबर। तो इसको हम काट देंगे तो यहाँ से x की वैल्यू कितने बार में? 12 चौक 48। तो ये आपका 4 सेंटीमीटर जो है क्या हो गया? इसकी एक जो है माप निकल गई है ना। अब हमें प्रश्न में पूछा है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसकी भुजाएं हमारे पास पता चल गई। यहाँ पे क्या निकल जाएगा? यहाँ पे आपका था 3x रेशियो में 4x और ये आपका 5x। x की वैल्यू हमने क्या निकाल के लाए यहाँ पर? तो 4 निकल के लाए है ना। तो ये आपका क्या था? ये आपका परपेंडिकुलर था, ये आपका बेस था और ये आपका हाइपोटेनस था है ना। ये आप याद रखिएगा है ना, अभी ऊपर हमने लिखा है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? ये इससे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस सब में 4 से, तो x की वैल्यू पुट कर रहे हैं ना। तो ये आपका निकल के आ गया 12, ये हो गया 16 और ये हो गया आपका 20। अब हमें यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं आप, समकोण त्रिभुज में वो क्या होता है? 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 आधार यानी कि बेस इंटू ऊंचाई यानी कि हाइट या है ना। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा? 1/2 क्या है आपका? बेस। तो बेस दिया है आपको यहाँ पर क्या दिया है? 12 और 16 जो है आपका ऊंचाई है। तो यहाँ से हम इसको काट देंगे तो ये कितने बार में आ जाएगा? आपका 6 बार में। ठीक है। अब यहाँ पे 16 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका आ गया 96 है ना, 96 यानी कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका क्या हो जाएगा? उस त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है इस प्रश्न को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि 96 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन से ऑप्शन में दिया है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी जो है 96 सेंटीमीटर स्क्वायर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वह न्यूनतम संख्या जिसको 1018 में जोड़ने से पूर्ण वर्ग हो जाती है ना, वो कौन सी न्यूनतम संख्या है? मिनिमम नंबर है जिसको 1018 में जोड़ने पर वह जो है पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इसको हम ऑप्शन के थ्रू चेक कर सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। पहला ऑप्शन दिया है आपका ए ऑप्शन दिया है 5 है ना। तो 5 जोड़ के देख लेते हैं। 1018 में अगर हम 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 1023 है ना। तो ये तो एक परफेक्ट या पूर्ण नंबर नहीं है ना, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा देखते हैं बी ऑप्शन। बी ऑप्शन में क्या दिया है आपका? 6 जोड़ेंगे है ना। तो 1018 में अगर हम 6 जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 1024 है ना, 10 24। तो ये क्या होता है? एक पूर्ण वर्ग होता है जो कि किसका वर्ग है? तो ये 32 का स्क्वायर होता है ना, 32 का स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे हमारा दूसरा ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट हो जाएगा। हम आगे भी देख सकते हैं यहाँ पे तीसरे ऑप्शन को।
है ना। तीसरा ऑप्शन में क्या दिया आपका 4 जोड़ने को कहा जा रहा है ना। तो 10 18 में यानी कि 1018 में अगर हम 4 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा आपका, ये 18 4 22 यानी कि आपका 1022, जो कि एक पूर्ण वर्ग नहीं बना रहा है। इसी तरह से फोर्थ ऑप्शन देख सकते हैं आप। फोर्थ ऑप्शन में 7 जोड़ने को कहा जा रहा है ना। तो 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, वो आपका आ जाएगा, 7 जोड़ेंगे तो ये 10 25 यानी कि आपका 1025। ये भी आपका क्या है, एक पूर्ण नंबर नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है ना। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, है ना। क्योंकि जब आप इसमें 1018 में अगर 6 को ऐड करेंगे तो वो क्या है 10 24 यानी कि 1024, जो कि क्या है 32 का एक पूर्ण वर्ग है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, एक संख्या है ना, एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है, तो y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको एक संख्या दी गई है x और दूसरी संख्या है y, है ना। तो और परसेंट कितना है 25% अधिक है, तो 25% का हम फ्रैक्शनल वैल्यू देख लेते हैं। तो 25% का फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होता है 1/4, है ना। तो यहाँ से आपकी क्या बोला जा रहा है प्रश्न में कि एक संख्या x दूसरी संख्या y से 25% अधिक है। तो मान लेते हैं कि y जो है आपकी 4 है और x इससे 25% अधिक है, यानी कि आपका हो गया ये 5, है ना। रेशियो में देखें तो ये आपका निकल के आ गया। अब हमें बोला जा रहा है कि y संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। तो कितने प्रतिशत कम है, y जो है x से कितने प्रतिशत कम है, तो 1% कम है ना। और हमें परसेंट निकालना है तो इसको हम परसेंट के रूप में निकाल सकते हैं। तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा आपका 20%, है ना। यानी कि y जो है, संख्या y जो है संख्या x से कितने प्रतिशत कम है, तो 20% कम है, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण, उस त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण होगा यदि उसकी भुजाएं 7 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको एक त्रिभुज है जिसका आपको एंगल निकालने को कहा जा रहा है ना, जिसकी भुजाएं दे दी गई है 7 5 और 3 सेंटीमीटर आपको दे दी गई है ना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी भुजाएं मान लेते हैं कि लंबाई है उसकी 7, है ना, चौड़ाई दी गई है 5 और ऊंचाई है आपकी 3। इस तरीके से आपको सेंटीमीटर में क्या दी गई है, उसकी भुजा दी गई है ना, साइड दी गई है, भुजा लिख लेते हैं यहाँ पे, भुजा जो है यहाँ पे दी गई है। तो यहाँ पे हमें उसका कोण निकालने को पूछा जा रहा है ना। कोण किस तरीके से निकालेंगे, तो आपने पढ़ा होगा कोज्जिया वाला फॉर्मूला पढ़ा होगा ना। कोज्जिया फॉर्मूला क्या होता है आपका, चलिए देखते हैं। इस तरीके से आपका कोई त्रिभुज है जिसमें ये आपके एंगल है ए बी और सी, है ना। जहाँ पे आपकी भुजा दी गई है आपकी ए बी और सी। तो यहाँ पे आपको निकालना है, अगर हमें एंगल ए निकालना है ना, तो एंगल ए के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपका कॉस ए, है ना। कॉस ए इक्वल टू होता है आपका, क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड, इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम होता है ना। तो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में हो जाएगा आपका 2bc। इसी तरीके से आप b का निकालना चाहेंगे तो ये हो जाएगा आपका कॉस बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2ca, है ना। तो यहाँ पे हमें कॉस कोई भी एंगल निकालना है ना, एक एंगल निकालना है, तो यहाँ से हम इसी फॉर्मूले में रेख करके चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपकी एक भुजा क्या हो गई, यहाँ पे a बराबर हम मान लेते हैं सपोज 7 है आपका, b बराबर 5 और c बराबर हम यहाँ पे ले लेते हैं 3, है ना। ये उसकी भुजाएं हैं, तो इसी में हम पुट करके यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं। तो ये हो गया आपका कॉस a इक्वल टू b कितना है आपका यहाँ पे, तो b है आपका यहाँ पे, b कितना है 5, है ना। तो b हो गया आपका 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 प्लस c कितना है 3 का स्क्वायर 9 माइनस a आपका है कितना 7 दिया है ना। तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 अपॉन में करेंगे 2 इंटू बी की वैल्यू है आपकी 5
इंटू सी दिया है आपका यहाँ पे 3, है ना। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ये 25 और 9, है ना। तो 25 और 9 कितना हो गया ये आपका 30 34 माइनस 49 अपॉन में हो गया 10 30, है ना। तो इसको हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा आपका कितना, -15/30, है ना। ये निकल के आ गया। इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका -12 इक्वल टू में क्या है आपका cos a, है ना। तो इस तरीके से आपका ये निकल के आ गया। अब आप जानते होंगे कि यहाँ से हम इसको cos की वैल्यू कब जो है -1/2 देता है, तो ये देता है आपका 2π/3 पे, यानी कि आपके cos जो है 120 डिग्री पर, है ना। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं और करके cos 120 डिग्री, या फिर हम लिख सकते हैं cos 2π/3, इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा एंगल क्या निकल के आ जाएगा 2π/3, या हम इसको लिख सकते हैं 120 डिग्री। तो देख लेते हैं कि हमारे ऑप्शन में कौन सा जो है ऑप्शन दिया गया है ना। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं ऑप्शन को। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 120 डिग्री, है ना। ऑप्शन नंबर डी जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, एक दुकानदार एक किताब के छपे हुए दाम पर 10% की छूट देने के उपरांत उसको बेचने के बाद 12% का लाभ कमाता है। तो क्रय मूल्य एवं छपे हुए मूल्य का अनुपात क्या होगा, है ना। यहाँ पे एक दुकानदार है जो कि एक छपे हुए यानी कि जो मार्क प्राइस है उसमें 10% की क्या दे रहा है, डिस्काउंट दे रहा है। उसके उपरांत बेचने पर, उसके बाद बेचने पर 12% का क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है ना, लाभ कमाता है। तो उसके क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य यानी कि मार्क जो उनका जो क्रय मूल्य है सीपी कॉस्ट प्राइस है, और जो मार्क प्राइस है उसका रेशियो जो है आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि आप मार्क प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस, है ना, ये इक्वल टू होता है आपके कितने का लाभ हो रहा है उसको 12%। तो ये हो जाएगा आपका 112, है ना। 100 में ऐड कर दिए इसको, तो और क्या हो जाएगा आपका, कितने छूट दिया जा रहा है, तो छूट दिया जा रहा है आपका 10%, यानी कि आपका 90 हो गया। बस इसी को सॉल्व करेंगे तो यही हमारा रेशियो जो है पूछा गया है वो निकल जाएगा। तो इसको हम काट देंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये हो जाएगा आपका 45 बार, है ना, और ये हो गया आपका 56 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये कट गया तो यहाँ से हमारा कितना निकल के आ गया 56/45, है ना। यानी कि आपका मार्क प्राइस कितना निकल के आ गया 56, और कॉस्ट प्राइस आपका यानी कि क्रय मूल्य आपका 45। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है 45 और 56, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया है। हमें पूछा गया है क्रय मूल्य और छपे हुए मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य और मार्क प्राइस। तो क्रय मूल्य और आपका मार्क प्राइस, तो क्रय मूल्य कितना है आपका 45 और मार्क प्राइस 56, है ना। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होगा वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी बेलन की त्रिज्या को दुगनी कर दी गई हो तो उसकी ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा, उसका आयतन अपरिवर्तित रहे, है ना। किसी बेलन की त्रिज्या को अगर आप दुगना कर देते हैं तो उसके आयतन अपरिवर्तित रहे तो ऊंचाई में क्या परिवर्तन होगा, ये पूछा जा रहा है। आप सभी ने पढ़ा होगा बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है, बेलन का वॉल्यूम क्या होता है, तो वो होता है πr²h, है ना। अब हम मान लेते हैं कि प्रारंभ में उसकी त्रिज्या r थी और जो है उसकी त्रिज्या को अब नए में हम 2r कर देते हैं। तो यहाँ से उसका जो आयतन होगा वो क्या होगा πr²h, ये इनिशियल कंडीशन में, और फाइनल में क्या हो जाएगा वो πr²h, है ना। r² की जगह हम 2r लिख लेते हैं। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ से 2r का स्क्वायर, और ऊंचाई को हम h डैश के नाम से दे देते हैं क्योंकि ये नया है ना, ये नया आपका बेलन है ना, नया बेलन है, और ये आपका ओल्ड बॉल है। यहाँ पे ओल्ड मतलब इनिशियल वाला है, और ये आपका फाइनल है ना, यहाँ से हम इसको फाइनल नाम दे देते हैं, ये आपका फाइनल वाला बेलन है। तो यहाँ पे आपका निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा, ये हो गया, हम इसको स्क्वायर करेंगे तो 4πr²h डैश, ठीक है।
यहाँ से आपका निकल के आ गया। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, ऊंचाई में कितना परिवर्तन होगा, है ना। तो ऊंचाई में हमें एच डैश की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, एच डैश इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच अपॉन में होगा 4 पाई आर स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से आपका आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से पाई पाई कैंसिल होगा और ये हो गया एच अपॉन 4। तो इसको हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एच डैश इक्वल टू हो गया एच अपॉन 4 और यहाँ पे हमें परसेंट में पूछा है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये आपका निकल के आ जाएगा 25%, है ना। यानी कि आपका जो नया बेलन की जो ऊंचाई होगी वो इनिशियल वाले, है ना, जो प्रारंभिक बेलन है उसकी ऊंचाई का कितना परसेंट हो जाएगा, 25% हो जाएगा, है ना। यानी कि आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है। तो प्रारंभिक ऊंचाई का 25% और दूसरे में 50% और तीसरा दिया है आपका कोई परिवर्तन नहीं और फोर्थ है आधा % हो जाता है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, प्रारंभिक ऊंचाई का 25%, है ना। अभी हमने इसको सॉल्व किया है तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि कॉफी के दाम में 10% का इजाफा होता है तो एक गृहिणी को कितने प्रतिशत अपना खर्च कम करना होगा जिससे कि उसको कोई अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़े, है ना। तो यहाँ पे कॉफ़ी के दाम में कितने प्रतिशत का इजाफा हो रहा है, 10% का। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे आपका सीपी कितना है, तो वो आपका 100 रुपया है। अब जो है उसमें 10% की क्या हो जा रही है, वृद्धि हो जा रही है, यानी कि इजाफा हो जा रहा है। तो एसपी कितना हो जाएगा, कितने में बेचेगा, 110 रुपये में, है ना। आपने पढ़ा होगा कि प्राइस इनटू कंजप्शन, है ना, इक्वल टू क्या होता है आपका एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से आपका मूल्य हो जाएगा प्राइस, कंजप्शन जो होता है आपका क्या होगा, एक्सपेंडिचर के बराबर होता है। क्योंकि यहाँ पे बोला जा रहा है कि क्या है, अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़े, है ना, अतिरिक्त खर्च ना उठाना पड़े, यानी कि आपके एक्सपेंडिचर को यहाँ पे खर्चे को क्या रखा गया, कांस्टेंट रखा गया, है ना, कांस्टेंट रखा गया। तो यहाँ से हम इनिशियल में देख लेते हैं प्राइस कितना था, तो वो 10 से कितना हो जा रहा है, वो 10 से आपका फाइनल कितना हो गया, 11 रुपया हो जा रहा है। 10% की वृद्धि हो रही है। तो कंजप्शन खपत कितना हो जाएगा आपका, जो कंजप्शन है वो हो जाएगा 11 से 10, है ना, क्योंकि एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, प्रोपोर्शनल हो जाएंगे, 1/c इस तरीके से प्रोपोर्शन हो जाएंगे, है ना। तो यहाँ से हम देखेंगे तो कितने परसेंट का यहाँ पे इजाफा हो रहा है कंजप्शन, तो ये 1 है ना, 1 की कमी हो रही है अपॉन में 11 × 100, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। तो ये हो जाएगा आपका, इसको डिवाइड करेंगे तो 11 × 99, यानी कि 9:1/11%। तो यहाँ पे आपका जो होगा 9:1/11% जो होगा क्या हो जाएगा, कम करना होगा, है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन फर्स्ट जो होगा आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी आपके हॉस्टल वार्डन 2016 में पूछे गए मैथ्स के प्रश्न। इसके आगे के जो 10 प्रश्न है उसको हम जल्दी ही अपने नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।